हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की कि चैप्टर वाइज शरीर स्थान में क्या-क्या आता है और उसके बाद शुक्र के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम देखने वाले हैं कि आर्तव का एक्सप्लेनेशन क्या कुछ दिया हुआ है। तो आर्तव जो है वो आग्नेय गुण प्रधान होता है, शुक्र कैसा था? सौम्य गुण प्रधान था। वहाँ पर चारों महाभूत भी मेंशन्ड हैं, ये बात हमें याद रखनी है, जबकि आर्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आर्तव आने की जो वय है, एज जो है वो 12 ईयर्स है और ये 50 ईयर्स तक रहते हैं। तो 12 ईयर्स की जो एज होगी उसे हम मीनार्क इंग्लिश के अंदर, ठीक है? मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में उसको मीनार्क कहेंगे और 50 ईयर्स की जो एज होगी उसे हम मेनोपॉज़ कहेंगे। तो शुद्ध आर्तव के जो लक्षण बताए हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमें याद करवाया जाता है वो बहुत अच्छा सा ये श्लोक गुंजा फल सवर्णम च पद्मालक्तक सन्निपम इंद्र गोपक संकाशम आर्तवम शुद्धम आदिशेत है। तो ये आचार्य चरक के द्वारा कोट किया गया है, ठीक है? क्योंकि उनका क्या है, गूंज रहती है हमेशा, अभी ये याद रखना है। आचार्य चरक की ही गूंज है चारों ओर और वही क्या है, पहल, बड़े भी वही, ठीक है? तो बहलम मधुरम स्निग्धम, अगर ये कॉट आता है तो ये किसका है? ये आचार्य चरक का है और शुक्र के रिगार्डिंग उन्होंने बोला है, ठीक है? अगर आचार्य सुश्रुत की बात आएगी तो मैं फिर से याद करवा दूं, स्फटिकाभम, स्फटिकाभम जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? शुक्र के लिए आया है, आचार्य सुश्रुत ने उसे बताया है। इसी तरीके से आर्तव का जो एक्सप्लेनेशन आचार्य सुश्रुत ने दिया है उसमें लिखा है शशाश्रिक प्रतिमयम यत्तु यद्वा लाक्षा रसोपमम तद आर्तव न प्रशंति यदा वासो न विरंजयेत, ठीक है? तो वो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ भी उस लीग को कंटिन्यू किया है। स वर्ड से दोबारा से उन्होंने आर्तव को शुरू किया है। आर्तव के लक्षण जहाँ लिखे हैं, ठीक है, शुद्ध आर्तव के लक्षण, तो स से सुश्रुत और स से सशास्त्र के प्रति मयम यत्तु यद्वा लाक्षा रसोपमम, ठीक है? ये कोई भी साइंटिफिक फैक्ट इस बात के पीछे नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं आपको। सिर्फ हमें एमसीक्यूज को अगर क्रैक करना है तो हम हल्का फुल्का आइडिया इस बात से रख सकते हैं कि गुंजा जो वर्ड है, गूंज जो है वो आचार्य चरक की थी, इसलिए हमने गुंजा फल सवर्णम च पद्मालक तक सन्निभम, ये आचार्य चरक का कोट है, ठीक है? इसी तरीके से शशास्त्रिक प्रतिमयम यत्तु यद्वालाक्षर रसोपमम, ये आचार्य सुश्रुत का कोट है। फिर आतव के जो दोष उन्होंने बताए हैं, जिस तरीके से ये आचार्य सुश्रुत के ही दिए हुए जो दोष अभी हम पढ़ेंगे, जैसे शुक्र के दोष थे वातज पित्तज कफज रक्तज कुणप गंधी ग्रंथि पूति पूय क्षीण मलमूत्र गंधी, वो सब यहाँ पर एग्जैक्ट हैं, ठीक है? ये आर्तव के दोष में, ठीक है? साध्य साध्यता उन्होंने बताई, तो वातज पित्तज कफज, ये वाले तो जो है शुक्र के जो दोष थे, वातज पित्तज कफज, और ये सब दोष वहाँ पर भी मेंशन्ड थे और ये साध्य की कैटेगरी में थे। बट जो रक्तज है, रक्तज के बारे में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो कष्ट साध्य है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आर्तव के अंदर रक्तज जो दोष है, आर्तव का जो रक्तज दोष है वो साध्य है, ठीक है? असाध्य की कैटेगरी में क्या क्या आएंगे? कुणप गंधी ग्रंथि पूति कुय क्षीण और सन्निपातज, यहाँ पर वो कष्ट साध्य वाली कैटेगरी रखी ही नहीं, ठीक है? और स्त्रियों में रुके हुए आर्तव से अपरा का निर्माण होता है। ये आर्तव कब रुकेगा? ये जब होगा जब गर्भाधान हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है? तो उसी आर्तव के एक पार्ट से जो है वो स्तनों की पुष्टि होती है और एक पार्ट से जो है वो अपरा का निर्माण होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आर्तव का कॉल आप लोगों को याद रखना है, बेसिक जो है वो चरक सुश्रुत वाग्भट 3 से 5 दिन सबका है, ठीक है? जिसमें आचार्य सुश्रुत और वाग्भट का 3 दिन है और आचार्य चरक ने 5 रात्रि वर्ड वहाँ पे मेंशन किया है, 5 रात्रि, ठीक है? और मॉडर्न भी जो मानते हैं वो 3 से 5 दिन मानते हैं। इसमें सबसे अलग जो है वो आचार्य हारित का है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है क्या, कि ये 7 दिन चलता है, ठीक है? 7 डेज का। फिर जो श्लोक है उसमें शुद्ध रक्त और शुद्ध आर्तव के श्लोक लगभग सेम है, तो कहाँ डिफरेंस आता है वो हमें याद रखना चाहिए। जैसे गुंजा फल सवर्णम, अगर यहाँ से श्लोक शुरू हो रहा है, अगर उसकी स्टार्टिंग यहाँ से है
इट मीन्स वो किसका है, आर्तव का श्लोक है, शुद्ध आर्तव। और अगर यही वो वर्ड की स्टार्टिंग तपनीय इंद्र गोपाभम से हो रही है, तपनीय इंद्र गोपाभम आगे सेम है, पद पद्मालक तक सन्निभम, फिर उन्होंने गुंजा फल सवर्णम च विशुद्ध विद्धि शोणितम, अगर पूरा श्लोक मेंशन किया हुआ है विशुद्ध विद्धि शोणितम, शोणित देख करके तो आइडिया लगा ही लेंगे कि वो रक्त का श्लोक है, शुद्ध रक्त का श्लोक है। अगर एक लाइन दी हुई है और लास्ट का ये वर्ड बिल्कुल सेम है, पद्मालक तक सन्निभम, ये सेम है, देन हमें ध्यान रखना है कि गूंज जो है वो किसकी है, आचार्य चरक की है, और वो किसके रिगार्डिंग है, आर्तव के रिगार्डिंग है। वो गूंज सिर्फ एक ही बार होगी, ऐसा नहीं है कि बार बार आप रक्त के अंदर भी वही गूंज डाल दो, ठीक है। यहाँ क्या है, अगर ब्लड, रक्त कैसा होना चाहिए, तपन होनी चाहिए उसके अंदर, है ना, गर्म होना चाहिए खून, तो भाई इसलिए शुद्ध रक्त जो होगा वो कैसा होना चाहिए, तपनीय इंद्र गोपाभम, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर शुद्ध आर्तव के रिगार्डिंग दूसरा जो कोटेशन है वो क्या है, सशास्त्रिक प्रतिमयम यत्तु यद्वालाक्षरसोत्तमम, ये आचार्य सुश्रुत का है, ठीक है। उन्होंने जो सेकंड वर्ड लिखा है इंद्र गोपकम प्रति संकाशम संहतम विवरणम च प्रकृतिस्थम जानीयात, ये रक्त के बारे में लिखा है, तो दोनों टोटली डिफरेंट है, यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत के श्लोक के बारे में अगर पूछते हैं तो आप बता ही देंगे। एक जो चीज़ अलग से पूछी जा सकती है वो ये कि अगर एक लाइन ये लास्ट की डाल दें, इंद्र गोपम संकाशम आर्तवम शुद्धम आदि शिवत है, और फिर पूछें कि ये शुद्ध रक्त का है, तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो शुद्ध रक्त का श्लोक है उसमें भी इंद्र गोपक वर्ड आ रहा है, लेकिन इतना तो हम ध्यान लगा ही लेंगे, थोड़ा सा अगर उसको और कोशिश करके पढ़ेंगे तो यहाँ जो वर्ड है वो क्या है, आर्तव वर्ड है, ठीक है। ऐसा कोई प्रकृतिस्थ वर्ड और शुद्धम आदि शीत है, ऐसा वर्ड ब्लड के कंटेक्स्ट में आया ही नहीं, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ण उत्पत्ति में जो सहायक हैं, वर्ण उत्पत्ति में सहायक महाभूतों के बारे में क्या लिखा हुआ है कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग तेज और जल, तेज और जल से गौर वर्ण की उत्पत्ति होती है, ठीक है। गौर वर्ण की आभा जो है वो तेज और जल से है। तेज और पृथ्वी अगर मिलते हैं तो कृष्ण वर्ण की आभा होती है। तेज, पृथ्वी और आकाश अगर होते हैं तो कृष्ण और श्याम वर्ण की आभा होती है। तेज, जल और आकाश अगर होते हैं तो गौर और श्याम वर्ण की आभा होती है, ठीक है। बहुत इजी भी है इनको याद रखना। एक तो तेज हर जगह आएगा ही आएगा, ये तो हमने ध्यान रख लेना है कि तेज के बिना तो वर्ण की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। अब डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर ध्यान से 1 मिनट बैठ के सोचेंगे तो जल जहाँ पर है वहाँ वर्ण कैसा है, वर्ण है गौर, जल है तो गौर वर्ण है, ठीक है। साफ पानी होता है, साफ ही कलर होगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, ऐसा मान लेंगे। पृथ्वी जो है वो, पृथ्वी में मिट्टी मिट्टी रहती है, ठीक है, तो मिट्टी ब्लैक कलर की भी हो सकती है, उसकी वजह से हम मिट्टी में बचपन में जब खेलते थे तो माँ भी कहती थी कि भाई खड़ा हो ले, नहीं तो काला हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी का अगर कहीं पर इन्वॉल्वमेंट है तो कैसा होगा, कृष्ण वर्ण होगा, ठीक है। अब जब जब आकाश, हमारे जो श्याम प्रभु हैं वो कहाँ रहते हैं, आकाश में रहते हैं, तो आकाश को और अगर हम इनके साथ जोड़ दें तो श्याम वर्ण तो आ ही जाएगा, श्याम वर्ण की उत्पत्ति तो यहाँ से हो ही रही है। उसके बाद हाँ, तो आकाश से जो है वो श्याम वर्ण की उत्पत्ति हो ही रही है। अब कृष्ण कहाँ है, पृथ्वी के साथ है, ठीक है, और गौर कहाँ पर है, जल के साथ है। तो एक ही चीज़ बस हमें वो याद रखनी है कि श्याम किसके साथ हैं, श्याम आकाश के साथ, ठीक है। श्याम जो है वो आकाश के साथ हैं, जल गौर है, इसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पृथ्वी जो है वो कृष्ण वर्ण में है, ये हम याद नहीं रखेंगे। श्याम वर्ड जो है वो आकाश के साथ आएगा। और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग भी कलर कॉम्प्लेक्शन में यही कुछ मेंशन किया है कि तेज, जल और आकाश, ठीक है, ये
स्पेसिफिक गौर वर्ण के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, चरक के अकॉर्डिंग तेज, पृथ्वी और वायु, वायु अगर आ जाती है तो कृष्ण वर्ण की उत्पत्ति होगी। उन्होंने गौर श्याम या कृष्ण श्याम ऐसा वर्ण लिखा ही नहीं है। और चरक के अकॉर्डिंग तेज, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी अगर सब पांचों मिल जाते हैं तो आपको श्याम वर्ण की उत्पत्ति। फिर उन्होंने गर्भ की विकृतियों का वर्णन किया है। गर्भ की विकृति जो हम बात कर रहे थे कि संतान उत्पत्ति में नपुंसकता के बारे में आचार्य चरक ने कहाँ लिखा है, अतुल्य गोत्रीय शारीरम, अतुल्य गोत्रीय अध्याय के अंदर उन्होंने 8 प्रकार के ये विकृत संतानें बताई हैं। ठीक है, इनको हम षंड कहते हैं, स्टेराइल कह सकते हैं। याद रखना यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है जैसे इन्होंने लिखा है कि द्विरेता, तो द्विरेता का लक्षण क्या है, स्त्री पुरुष के चिन्ह से युक्त। ठीक है, स्त्री और पुरुष, द्वि मतलब दोनों जिसके अंदर रहते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के चिन्ह जिसके अंदर हैं। तो कई बार बच्चे क्या समझ लेते हैं कि ऐसे लोग जिनके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों के चिन्ह हैं, वो जब अगर संभोग करते हैं तो द्विरेता संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं है। ये जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पर अगर आर्तव और शुक्र का समभाग होगा, ठीक है, आर्तव और शुक्र का अगर वहां पर समभाग है, तब जाकर के ऐसे द्विरेता संतान की उत्पत्ति होगी। ये द्विरेता संतान का लक्षण है। ठीक है, फिर आर्तव और शुक्र का अगर वातादि दोषों से दुष्ट हो जाते हैं तो भी ऐसा हो सकता है। पवन इंद्रिय, पवन वायु के लिए है, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि क्या कारण रहेगा जब गर्भस्थ बालक के शुक्राशय को वायु विकृत कर दे। ठीक है, जो डेवलपिंग फीटस है उसके जब टेस्टिस का डेवलपमेंट हो रहा हो, ठीक है, उस टाइम पर अगर वायु उसको विकृत कर देगी, देन जब वो डेवलप हो चुका होगा, फुली डेवलप, जब वो खुद कॉन्जुगेशन की स्टेज पे आएगा, तो मैथुन कर्म करते हुए वहां पर शुक्र न निकल करके वायु निकलेगी। तीसरा संस्कार वाही इन्होंने लिखा है। संस्कार वाही में क्या है कि गर्भस्थ बालक के शुक्राशय द्वार को विकृत वायु, ठीक है, सेम वही शुक्राशय और वायु, इसके विघटित करने से। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप उसको मेडिसिन देते हैं, वाजीकरण औषधि देते हैं, तो फिर उसके अंदर दोबारा से फर्टाइल स्ट्रेंथ आ जाती। नरषंड क्या होगा, ठीक है, टोटली डोमिनेंट मेल जो कि स्टेराइल हो, फर्टाइल ना हो। नारी षंड क्या होगा, जो कि फीमेल और फर्टाइल ना हो। ठीक है, कारण दोनों के ही सेम लिखे हैं कि दुर्बल और हर्ष रहित ऐसे स्त्री और पुरुष अगर मैं तुम कहें तो नर और नारी षंड की उत्पत्ति होती है। वक्री जो संतान है, वक्री, वक्र मतलब टेढ़ा अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कारण उन्होंने बताए हैं कि अगर स्त्री की इच्छा से मैथुन ना हो, या स्त्री टेढ़ी लेटी हो, या वीर्य की दुर्बलता हो, इस कारण से वक्री संतान हो सकती है। ईर्ष्यारति, ईर्ष्यालु संतान कैसे होगी, तो उन्होंने लिखा है कि ये अगर स्त्री पुरुष की इच्छा नहीं हो तो भी इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, मैथुन की इच्छा न होने पर भी। वातिक षंड उन्होंने लिखा है जिसमें वृषण जो है वो छोटे हों या अनुपस्थित हों। ठीक है, सुश्रुत ने जो नपुंसक बताए हैं वो 5 प्रकार के बताए हैं। उन्होंने नाम ही दिया है इनको नपुंसक। ठीक है, नपुंसकता के 5 प्रकार उन्होंने बताए हैं, जिसमें आसिक्य, आसिक्य मतलब शुक्र खाकर मैथुन करने वाला। सौगंधिक, सौगंधिक मतलब योनि को सुन करके बल को जो प्राप्त करे वो। कुंभीक, जो गुदा मैथुन करवाकर मैथुन में प्रवृत्त हो। ईर्ष्यक, दूषक, दूसरे के मैथुन को देखकर स्वयं प्रवृत्त हो। और षंड, जैसा आचार्य चरक ने बताया, नर षंड और नारी षंड दोनों ही इसमें होते हैं। ठीक है, उसके बाद गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि आती है। ठीक है, तो ये हम तीनों का ही कंपैरेटिव यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से आचार्य चरक ने लिखा प्रथमे मास से खेट भूतो। ठीक है, खेट, कलल नहीं बोला है उन्होंने, और इसी को जब चक्रपाणि ने टीका की है तो श्लेष्म भूत बोला है। ठीक है, उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने तो जो हम सब याद रखते हैं हमेशा प्रथमे मास से कललम जाए थे, और आचार्य वाग्भट ने भी उसको फॉलो किया है। द्वितीय मास में इन्होंने सबने लगभग एक जैसी बात लिखी है कि यदि पिंड होगा तो पुरुष होगा, पेशी होगा तो स्त्री होगा, और अर्बुद होगा तो
नपुंसक होगा, तीनों में एक जैसी बात है। तृतीय मास में आचार्य चरक ने लिखा है कि सभी इंद्रियां और सभी अवयव वो अब उत्पत्ति के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, डेवलपमेंट उनका शुरू हो जाता है, ठीक है। और गर्भ में स्पंदन शुरू हो जाता है। गर्भ स्पंदन मतलब दो हृदय की स्थिति अब वहां पर आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो आचार्य सुश्रुत ने लिखा है, तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंच पिंडिकाम निवृतन्ते, ठीक है। तो पंच पिंडक पर क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या होते हैं, किस महीने में डेवलप होते हैं और क्या क्या इस महीने में हो सकता है, पंच पिंडक। और जो क्वेश्चन ये राजस्थान में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया है, गात्र पंचक क्या होता है, 5 नंबर का एक्सप्लेनेशन उसमें मांगा हुआ है। तो गात्र पंचक क्या है कि एक सिर, दो शक्ति, ठीक है, लोअर लिम्स, और दो हाथ, ठीक है, दो ही हस्त है। तो दो हाथ, दो पैर और एक सिर, इसको इन्होंने गात्र पंचक कहा है। और ये किसने कहा है? आचार्य वाग्भट ने कहा है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या लिखा है कि सभी सूक्ष्म अंगों का जन्म यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथे महीने के अंदर गर्भिणी गुरु गात्रत्वम, क्या गुरु गात्रत्वम, ये कब आया है? चौथे महीने में। किसने मेंशन किया है? आचार्य चरक ने। और दो हृदय की अवस्था क्लियर कट जो मेंशन की है वो आचार्य सुश्रुत ने की है। इसको हम याद ही रखेंगे हमेशा ही, ठीक है। और आचार्य वाग्भट का क्या कहना है कि चतुर्थे व्यक्त अंगा नाम, अभी अंग प्रत्यंग जो है वो व्यक्त होने लगते हैं, स्टैब्लिश हो जाते हैं। फिर 5वें महीने में पंचमे मासी गर्भस्य मास शोणित उपचय थे, ठीक है। तो मास और शोणित का उपचय, कैटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। किसके लिए लिखा है? ये फीमेल के लिए लिखा है कि अब वो कृश होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन वो लेगी वो सब उसके फीटस को या एम्ब्रियो को जाएगा, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि पंचमी मन है प्रतिबुद्ध तरम भवती, ठीक है, मन का प्रादुर्भाव होगा। आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं? चेतना आशय पंचमी। अब यहाँ आकर के उन्होंने चेतना के बारे में लिखा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज के अंदर यही कंफ्यूजन रहता है कि आचार्य चरक के अकॉर्डिंग दो हृदय अवस्था कब आती है, तो वो तीसरे में, सुश्रुत के अकॉर्डिंग चौथे में, और वाग्भट के अकॉर्डिंग 5वें, ठीक है। नेक्स्ट जो है षष्ठी मासी गर्भस्य बल वर्ण उच्चयते, ठीक है। अब गर्भ मतलब एम्ब्रियो जो है उसका बल वर्ण ये सब बढ़ जाएंगे। और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग बुद्धि का प्रादुर्भाव होगा। और आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग उसिरा स्नायु रोम बल वर्ण ये सब इसमें बढ़ जाएंगे। सप्तमे मास में क्या होगा? सर्व आकारे कलांतमः। अब गर्भिणी थकी थकी सी महसूस करेगी, कलांतमा, ठीक है, थकान उसको होगी। कब? 7वें महीने। और 7वें महीने में आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग सभी अंग प्रत्यंग बनकर के पूरे तैयार हो जाते हैं। और ठीक है, आचार्य वाग्भट भी यही मानते हैं। 8वें महीने में सबने ओज को अस्थिर माना है। और डिलीवरी का टाइम भी उन्होंने सबने यही मेंशन किया है कि 9वें 10वें 11वें 12वें महीने में जो है वो डिलीवरी हो सकती है। लेकिन आचार्य चरक क्या कहते हैं कि अगर 10 महीने के बाद डिलीवरी हो तो वो विकृत कही जाएगी। और आचार्य सुश्रुत और वाग्भट क्या कहते हैं कि अगर 12 महीने के बाद डिलीवरी होगी तो हम उसे विकृत कहें। तो ऑन एन एवरेज सबका एक जैसा ही मानना है। जहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आपको उस पूरे से डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि एक तो ये जो एस्पेक्ट है हमारा, जिसमें गर्भ की मासिक वृद्धि की बात करते हैं, ये 80% चांस रहता है हमेशा ही, चाहे वो यूपी बोर्ड है, राजस्थान है या हरियाणा है, कहीं भी है, उसमें 80% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहीं से होते हैं, पर हमें नहीं लगता, क्योंकि हमें यहाँ मेंशन क्या होना चाहिए कि गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि का सविस्तार वर्णन करें, 10 नंबर। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो क्या आ सकता है? जैसे गात्र पंचक, इसको हमेशा याद रखना है। गात्र पंचक एक क्वेश्चन यहीं से बनता है। पंच पिंडक क्या होते हैं, वो भी क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। उसके बाद दो हृदय अवस्था अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग किस किस मंथ में बताई, किस किस मास में बताई है, वो भी एक क्वेश्चन यहीं से है। चेतना आशय पंचमी, ये
क्या है, अपने आप में क्या बताना चाहते हैं आचार्य भट्ट, वो एक एक्सप्लेन करना, ये भी एक क्वेश्चन है। फिर डायरेक्ट लिखा होता है षष्ठी बुद्धि का सविस्तार वर्णन करें। तो मतलब यहाँ पर आपको एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट बताना है ब्रेन का, और छठे महीने में बुद्धि का विकास होता है, कैसे होता है, वो सब आप यहाँ बता सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस मतलब हमें दिखते हैं कि वो यहीं से आए हुए हैं, फिर भी हम उनको डील नहीं कर पाते, तो इसका बहुत ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद आचार्य काश्यप ने मासानुमासिक वृद्धि का वर्णन कहाँ किया है? असमान गोत्रीय नाम का चैप्टर उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है मासानुमासिक वृद्धि का। चरक ने कहाँ लिखा है? मैती गर्भाव क्रांति में लिखा है, ठीक है। और गर्भ के पहले महीने का सबसे व्यवस्थित वर्णन किसने किया है? वो गर्भ उपनिषद और हारीत संहिता में हमें मिलता है, ठीक है। क्या क्या लिखा है उन्होंने? गर्भ उपनिषद कहते हैं कि एक रात में कलल बनता है, 7वें महीने में बुद्बुद के आकार का वो होता है, 15 रात्रि में जो है वो पिंड के समान हो जाता है, 1 महीने में गोले के समान वो बन जाता है, ठीक है। और 5वें महीने में पृष्ठवंश यानी वर्टिब्रल कॉलम बन के पूरा हो जाता है, ठीक है। हारीत संहिता में क्या लिखा है कि एक रात में कलल बनता है, ये तो दोनों में ही सेम हो गया। फिर 10 रात्रि में बुद्बुद, ठीक है। ब्लास्टुला की जो स्टेज है वो 10th डे पर होती है। 15 रात्रि में घन की अवस्था होती है, 20 रात्रि में मांस पिंड बनते हैं, 25 रात्रि में पंच महाभूत ये बनते हैं, और 1 महीने में पंच तत्वीय पिंड होता है, ठीक है। तो ये सब हमें याद रखना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।